नमस्कार, शाम के 4 बजने को यानी वक्त जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव का और आपके साथ मैं अदिति त्यागी। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले 3 बड़ी खबरें, वे खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे, हमसे और साथ ही इस पूरे देश से। तो पहली खबर तो आप जानते ही हैं, जी न्यूज अगर आप लगातार देख रहे हैं तो भारतीय सेना ने पराक्रम का एक नया चैप्टर लिख दिया है, या फिर इसे ऐसे कह लीजिए भारतीय सेना ने इतिहास लिख दिया है। पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना ने कई चोटियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है, यानी भारतीय सेना जो है वो हाइट पर है और ये चीन के लिए बुरी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है, वायुसेना में आज रफाल फाइटर जेट का इंडक्शन हो गया, यानी उन्हें फॉर्मली औपचारिक तौर से वायुसेना में शामिल कर लिया। वहीं हमारी तीसरी बड़ी खबर है, कंगना बनाम बीएमसी। ये लड़ाई बॉम्बे हाई कोर्ट में थी। कंगना की याचिका पर आज सुनवाई होनी थी जो कि अब टल गई है। अब आपको बता देते हैं, ये सुनवाई होगी 22 सितंबर को। डिफेंस की मजबूती के पीछे हमारा उद्देश्य हमेशा से विश्व शांति की कामना रहा है। की निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। जी हाँ, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, जल्दी से आपको समझा देती हूँ। दरअसल आज भारत ने पराक्रम का एक नया अध्याय लिखा और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अंबाला से लेकर अंबाला, जहां पर रफाल का इंडक्शन हुआ, फॉर्मली उसे शामिल किया गया भारतीय वायुसेना में। भारतीय वायुसेना में अब आप कह सकते हैं कि रफाल युग का भी शुरुआत हो चुकी है ऑफिशियली। और साथ ही दूसरी तरफ जो हाइट्स है, स्ट्रेटेजिक हाइट्स है, वहां पर भारतीय सेना का पराक्रम और उसके शौर्य की जय जयकार हो रही है। सबसे पहले तफसील से बात करेंगे पैंगोंग में भारतीय सेना के पराक्रम की। तो भारतीय सेना ने कई अहम चोटियों पर नियंत्रण कर लिया है, उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया है। पैंगोंग के फिंगर 4 में कई स्ट्रेटेजिकली, जी हां, स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक तौर पर जो अहम चोटियां हैं, अहम हाइट्स हैं, उन पर भारतीय सेना की मौजूदगी है। और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इन हिल्स की या इन हाइट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर खास तौर पर उस टरेन में बात की जाए जो कि डिफिकल्ट टरेन है। और जब आप हाइट्स पर होते हैं तो उसके बाद एक सडन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज आपके पास होती है और उसी एडवांटेजेस पोजीशन में इस वक्त भारतीय सेना है। चीन के खिलाफ हिंदुस्तान की बड़ी जीत। पैंगोंग में पराक्रम पर जी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर। पैंगोंग में कई अहम चोटियां भारत के नियंत्रण में। रफाल काल में चीन पर भारी पड़ा भारत। अंबाला से लेकर पैंगोंग तक भारत ने पराक्रम का नया परचम लहराया है। सुबह अंबाला एयरबेस पर रफाल फाइटर जेट को वायुसेना में शामिल किया गया और दोपहर खबर आई कि लद्दाख में भारतीय सेना ने सामरिक रूप से अहम चोटियों पर नियंत्रण कर लिया है। लद्दाख के पैंगोंग में चीन के अतिक्रमण का भारत ने एक बार फिर जवाब दिया है। चीन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके विस्तारवाद पर हिंदुस्तान का पंच इतना तगड़ा होगा। की सबसे बड़ी खबर यह है कि पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी दोनों किनारों पर भारतीय सेना अब मजबूत स्थिति में है। सूत्रों के मुताबिक पैंगोंग के फिंगर 4 में कई अहम चोटियों पर भारतीय सेना ने नियंत्रण कर लिया है। पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई की। पैंगोंग के फिंगर 4 में रणनीतिक रूप से अहम मोर्चों पर अब हिंद की सेना का नियंत्रण है। सामरिक तौर पर ये चोटियां बेहद अहम है। फिंगर 4 पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव बना हुआ है। इस क्षेत्र से चीन ने अपनी सेनाओं को हटाने से इनकार कर दिया था। पराक्रम के रफाल युग में चीन की चुनौती का जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी डटी हुई है और अब भारतीय सेना ने पैंगोंग के उत्तरी किनारे की अहम चोटियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है, जहां से वो चीन की सेना की एक एक हरकत पर नजर रख सकेगी। और अगर पीएलए ने
किसी तरह का दुस्साहस किया तो उसे करारा जवाब मिलेगा। हिंदुस्तान कई बार चीन को चेतावनी देता रहा है कि वो LAC पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करे, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं था। लेकिन चीन बार बार उकसाने की नीति पर चल रहा था, जिसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी। आज इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। यह अपनी सीमाई सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार की कमिटमेंट का भी एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। 2020 में चीन ने नए भारत से उलझने की गुस्ताखी की है। इस वर्ष 1, 2 नहीं 3 मोर्चों पर भारत के शूरवीरों ने चीन को चित करने वाली स्ट्राइक की। पहले गलवान में भारत के बलवानों ने हराया, फिर ब्लैक टॉप पर नियंत्रण कर चीन को सबक सिखाया और अब फिंगर 4 पर विजय गाथा लिखी। लद्दाख पर भारतीय जवानों का जोश हाई है और हिंद का शौर्य टॉप पर है और चीन चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो समझ लीजिए भारतीय सेना इस वक्त पूरे तरीके से चैलेंज करते हुए, मुझे कहना चाहिए, एक बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत पोजीशन में। और दूसरी बड़ी खबर हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं कि रफाल फाइटर जेट का ऑफिशियली फॉर्मली इंडक्शन हो गया। सीधे आपको लेकर चलूंगी, मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा और मनीष शुक्ला भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पहले कृष्ण मोहन मिश्रा, आपसे इस पूरी खबर को समझना चाहती हूँ। पैंगोंग में उत्तरी क्षेत्र में हाइट्स में एडवांटेजियस पोजीशन में इंडियन आर्मी, और इससे पहले आप दुरुस्त कर दीजिएगा, उससे पहले सदर्न साइड पर थी। दरअसल अदिति, ये 29 तारीख से 29 अगस्त से भारतीय सेना ने ये कार्रवाइयां शुरू की थी। प्रीएम्प्ट किया था कि चीनी सेना की तरफ से कोई हरकत हो सकती है, इसलिए पहले से कार्रवाई करते हुए जो पेंगोंग झील का दक्षिणी किनारा कह लें या पूर्वी किनारा कह लें, ठाकुंग से लेकर रेजांगला तक जितनी भी महत्वपूर्ण हाइट्स थी उन सब पर कब्जा किया था। यहाँ यह भी याद रखने वाली बात है कि ये भारतीय सीमा के अंदर थी, LAC के अंदर थी, लेकिन इनके ऊपर भारतीय सेना कभी बैठती नहीं थी, मोर्चा नहीं लेती थी, क्योंकि यहाँ पर मोर्चा लेना बहुत मुश्किल है, बहुत ऊंची हाइट्स है और बहुत वहां पर पहुंचना मुश्किल है। लेकिन भारतीय सेना ने उन पर कब्जा किया और वहां पर मोर्चा लिया। उसी के साथ पैरेलल कार्रवाई करते हुए जो पश्चिमी किनारा है, जहां अब तक चीन फिंगर 4 पर डटा हुआ है, उसके पास जो महत्व, और भारतीय सेनाएं फिंगर 3 पर है। ये चीज याद रखने की है कि भारतीय सीमा जो LAC है वो फिंगर 8 से गुजरती है, लेकिन इस साल चीन ने फिंगर 8 से फिंगर 4 तक के इलाके पर अपनी सेना तैनात कर दी। फिंगर 4 पर की हाइट्स पर चीनी सेना बैठी हुई है। भारतीय सेना फिंगर 3 पर है। फिंगर 3 के नीचे उन्होंने अपना एक बेस बनाया है और फिंगर 3 के ऊपर भी भारतीय सेना की तैनाती है। लेकिन आसपास कई ऐसी हाइट्स हैं जहां पर जिन हाइट्स को अगर पकड़ लिया जाए तो फिंगर 4 को वो डोमिनेट करती हैं। भारतीय सेना ने जब दक्षिणी या पूर्वी किनारे पर कार्रवाई कर रही थी, उसी के साथ पैरेलल यहां भी कार्रवाई की है। फिंगर 4 पर चीनी सेना मौजूद है, लेकिन फिंगर 4 के आसपास की कई महत्वपूर्ण ऐसी ऊंचाइयां हैं जिन पर भारतीय सेना इस समय पहुंच चुकी है, कब्जा कर चुकी है, और वहां पर भारतीय सेना ने अपने पक्के मोर्चे बना लिए हैं। वहां से वो फिंगर 4 पर नजर रख सकती है, उनको डोमिनेट कर सकती है। सिद्धांत सिबल भी हमारे साथ है। सिद्धांत, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट ये हाइट्स, ये हिल्स, और इंडियन आर्मी की यहाँ पर बात करें तो अब इंडियन आर्मी की मौजूदगी, साफ तौर पर ये भारतीय साइड जो है LAC की, वहीं पर ये सब एक्शन हम देख रहे हैं। और क्या इंफॉर्मेशन सामने आ रही है? जी, मैं आपको बता सकूं कि इस वक्त हम जब आपसे बात कर रहे हैं, एक ग्राउंड लेवल कमांडर्स मीटिंग चल रही है। कल भी हुई थी ग्राउंड लेवल कमांडर्स मीटिंग, 4 घंटे चली थी, पर कुछ आउटकम नहीं था। आज भी चल रही है, पर ये फिर भी पॉजिटिव चीज माननी चाहिए, क्योंकि कुछ बात तो हो रही है दोनों के बीच, और ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मान सकते हैं। और जो बड़ी पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन है वो तो आज शाम को होगी। बल्कि मैं आपको बता दूं, अगले 5 से 10 मिनट में मॉस्को में होने वाला है लंच। भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों का लंच शुरू होने वाला है, और उसी के कुछ देर बाद, मतलब 6 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बड़ी मुलाकात दोनों विदेश मंत्रियों के बीच। क्या ये ब्रेक थ्रू ला पाएगी? ये एक बड़ी चीज है जो सब इस वक्त फोकस
कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं रीड आउट जल्दी आ जाएगा भारत की साइड से भी और चीन की साइड से भी। और कहीं ना कहीं फोकस ये है कि कैसे डीएस्केलेशन की तरफ दोनों देशों को बढ़ना चाहिए। भारत कहता है कि डीएस्केलेशन की जरूरत है। स्पेसिफिकली अगर देख लें तो बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, वो है पैंगोंग लेक, स्पेशली अगर नॉर्दर्न एरिया की बात कर लें। सिद्धांत में आऊंगी क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर उठा रहे हैं। टॉक्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ब्रिगेड कमांडर और इसके अलावा कमांडर्स की टॉक की आप यहाँ पर बात करें। मैं उस पर डिटेल में आपसे बात करूंगी और विदेश मंत्रियों की भी मुलाकात होनी है। हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं, क्या उसमें से कुछ बड़ी बात निकल कर आती है। लेकिन उससे पहले मनीष शुक्ला, रफाल का ऑफिशियल इंडक्शन और एक ऐसे टाइम पर बार बार यही बात कही गई है कि रफाल की हिंदुस्तान में एंट्री और ये ऑफिशियल इंडक्शन ऐसे वक्त पर हुआ है जब भारत का लगातार तनाव चीन के साथ बढ़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो लंबे वक्त से हमें फाइटर जेट्स की ज़रूरत थी। सुखोई के बाद से 23 साल के हो चुके, कोई बड़ी डिफेंस डील इस तरीके की नहीं हुई। दूसरी बड़ी बात कि जब भी डिफेंस डील होती थी कहीं ना कहीं कोई एलिगेशन आ जाता था, ये डील कैंसिल हो जाती थी, जिसका काफ़ी बुरा असर हमारी फोर्सेस पे पड़ रहा था। रफाल का आना और ऐसे वक्त में आना जब इंडियन एयरफोर्स के जो स्क्वाड्रन्स हैं वो लगातार कम हो रहे थे और इसकी चिंता जाहिर की गई थी। अगर हम अभी के वक्त की बात करें तो करीब 30 के करीब हमारे पास स्क्वाड्रन्स हैं, जबकि जो स्ट्रेंथ है वो 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए थी। जब चीन और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं अपनी एयर पावर को बढ़ा रहे हैं और लगातार जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी है कि हम टार रीजन की बात करें, जो तिब्बत के इलाके में जो एयर बेसेस हैं वहाँ पर चाइना एक से एक अपने काफ़ी मॉडर्न फाइटर जेट्स को वहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं। JF सीरीज़ के फाइटर जेट्स हैं, H-6 बॉम्बर्स हैं, वो कई तरीके के रडार्स लगा रहे हैं और पाकिस्तान को भी ये टेक्नोलॉजी लगातार वो दे रहे हैं। तो ऐसे वक्त में अगर आप समय रहते नहीं सचेतेंगे, समय रहते आप अपनी रक्षा तैयारी को मजबूत नहीं करेंगे तो इसका दुश्मन फ़ायदा उठा लेगा। भले ये संख्या अभी रफाल की कम है, अभी सिर्फ 5 है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में संख्या बढ़ती जाएगी और 2021 तक जो 36 रफाल की जो डील है वो कंप्लीट हो जाएगी। पूरे दुनिया की बात करें, पूरे देश की बात करें, जिस वक्त हम इस समय जहां हम खड़े हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बेस है, बन चुका है, क्योंकि सबसे ताकतवर फाइटर जेट रफाल इसके अंदर शामिल हो चुका है। और ये मैसेज आज जिस तरीके से रफाल उड़े, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों ने जरूर इसकी तस्वीरें देखी होगी और उनको चिंता होगी इस बात की कि भारतीय जो एयरफोर्स है अब काफ़ी दूर तक उसकी रीच है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि रफाल एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी है और ऐसे वक्त में उसको वापस अपने बेसेस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑपरेशन वो कंटिन्यू कर सकता है। तो जाहिर तौर पर जो हमारी जो मजबूती है वो और ज़्यादा होने वाली है। देखिए, इस समय भारतीय वायुसेना की ज़रूरत भी है और जिस तरह का तनाव हम देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन हो, उसे देखते हुए रफाल की ये इंडक्शन, इससे बेहतर टाइमिंग नहीं हो सकती थी। रफाल में क्या खूबियां हैं, रफाल में क्या वो ताकत है जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। संपूर्ण विश्व बना रफाल युग का साक्षी। शक्ति पर्व पर रफाल की पराक्रमी उड़ान। राष्ट्र रक्षक रफाल की सबसे भव्य एंट्री। भारतीय वायुसेना में रफाल की औपचारिक एंट्री धमाकेदार रही। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन गूंज उठा रफाल की गर्जना से। 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के पायलट रफाल जेट के साथ आकाश में ऐसी कलाबाजियां करके दिखा रहे थे कि आंखें टिकी की टिकी रह गई। रफाल की जिस शान, जिस तेजी और भव्यता के बारे में अब तक सिर्फ सुना या पढ़ा गया था, वो रफाल आज पूरे विश्व में भारत के पराक्रम का प्रदर्शन कर रहा है। दुनिया को दिखाते हुए रफाल तेज रफ्तार से आकाश का सीना चीरते हुए हवा में उड़ान भर रहा था, कलाबाजियां कर रहा था। रफाल के राष्ट्र तिलक के मौके पर फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे, जिन्हें सुबह 9:30 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आंखों में गर्व का भाव लिए
सीडीएस जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया रफाल की इस ऐतिहासिक उड़ान को देखने के लिए उपस्थित थे। फॉरेन विजिट्स में मैंने भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को समुचित विश्व के सामने रखा है, जिसे बड़े पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है। साथ ही मैंने भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को किसी भी हालत में समझौता नहीं करने के संकल्प से भी सबको अवगत कराया और इसके लिए हम हर संभव तैयारी करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं। पांचों रफाल जेट आसमान में जोरदार करतब कर रहे हैं। इन पांचों रफाल विमानों से पूरा आसमान थर्रा रहा था। ध्वनि से भी तेज रफ्तार से उड़ने वाला रफाल जेट एकदम खामोशी से आया और जोरदार गर्जना के साथ पल भर में ही आंखों से ओझल हो गया। जमीन से लेकर आसमान तक अब भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहता। रफाल की ताकत की वजह से भारत के दुश्मनों के होश पस्त हैं। रफाल 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। सोचिए, इन 5 विमानों ने ही जब धरती आकाश को गुंजायमान कर दिया तो भारत और फ्रांस के बीच हुए करार के मुताबिक 2022 तक भारत को 36 रफाल जेट मिल जाएंगे और तब हमें ललकारने वालों का क्या हश्र होगा। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। यह अपनी सीमाई सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार की कमिटमेंट का भी एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। पहले 18 रफाल जेट अंबाला एयरबेस पर रखे जाएंगे, जबकि बाकी के 18 विमान पूर्वोत्तर के हासीमारा पर तैनात किए जाने का प्लान है। तो मुझे पूरा यकीन है रफाल की इस गर्जना को सुनकर और रफाल को देखकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो रहा होगा। और इस जाहिर तौर पर अगर सामरिक लिहाज से बात की जाए तो रफाल हिंदुस्तान की ताकत में, भारत की ताकत में जबरदस्त इजाफा करते हैं और दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। दूसरी तरफ कूटनीतिक फ्रंट पर अगर बात की जाए तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, आप जानते हैं, एससीओ मीट में भाग लेने के लिए गए हुए हैं और जिस लंचन का जिक्र अभी कर रहे थे मेरे सहयोगी सिद्धांत, और वो बता रहे थे कि इसमें भारत के विदेश मंत्री, इसके अलावा चीन के विदेश मंत्री और रशिया के विदेश मंत्री मौजूद रहेंगे और उसके बाद भारत के विदेश मंत्री की मुलाकात है चीन के विदेश मंत्री से। तो बहुत ज्यादा उम्मीदें इस पर टिकी हैं। और साथ ही एक और बड़ी खबर अगर भारत के लिहाज से बात की जाए तो एक और फ्रंट पर आई है। देखिए, ये तो भारत का सामरिक और कूटनीतिक पराक्रम है। दूसरी तरफ भारत लगातार देशों के साथ रक्षा के क्षेत्र में अपना जो कोऑपरेशन है, सहयोग है, उसे बढ़ा रहा है। भारत और जापान के बीच सैन्य सहयोग पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच टेलीफोन पर बात भी हुई है। आधा घंटे तक दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच ये बातचीत हुई है। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक कर लेंगे हमारे सिस्टर चैनल वियॉन के डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट सिद्धांत सिब्बल का। सिद्धांत, और क्या डिटेल्स, क्योंकि एक बड़ी डील ये देखते हुए भी कि चीन जिस तरह से लगातार तनाव बना रहा है और ये बड़ी पिक्चर को देखते हुए अगर बड़ी तस्वीर को कॉन्टेक्स्ट में रखें तो बहुत इंपॉर्टेंट डील है जापान के साथ। एक इम्पॉर्टेंट डील है। तो आज मैं आपको बता दूं कि जो एक बड़ी घटना हुई, जो आउटगोइंग जापानीज प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 30 मिनट लंबी कॉन्वर्सेशन चली। मैं आपको बता दूं कि जापानीज रीड आउट आ गया और उसमें फोकस था इंडो पैसिफिक पे, पर एक और डील पे भी फोकस था, जो डील कल साइन हुई है भारत की और जापानीज डिफेंस फोर्सेस के बीच। यानी वो डील ऐसी है कि अगर सप्लाई चाहिए, यानी मान लीजिए अगर जापानीज फोर्सेस को कोई भारत से सप्लाई चाहिए तो जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है वो नहीं आएगी, ईज ऑफ ट्रांसफर होगा। जैसे हमने एग्रीमेंट साइन करे हुए हैं अमेरिकन के साथ, एक रशिया के साथ भी इन प्रोसेस है, तो उस ही लाइंस पे ये डील हुई है दोनों डिफेंस मिनिस्ट्रीज के बीच। बट अगर हम देखें जापान का रोल भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो हमने देखा कितने हाई लेवल विजिट्स हुए हैं दोनों लीडर्स के बीच में। पिछले साल जापान के प्राइम मिनिस्टर को भारत आना था पर वहाँ नहीं पाए क्योंकि सिचुएशन उस वक्त ठीक नहीं थी। पर इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नए जो
प्रधानमंत्री आएंगे जापान के, वो जल्द से जल्द वर्चुअल एक समिट करेंगे। सिद्धांत यहाँ पर मैं आपको रोक रही हूँ। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले रफाल के इंडक्शन में हम देख रहे थे फ्रांस की रक्षा मंत्री को, और इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं एनएसए अजीत डोवल के साथ उनकी मुलाकात की। तो देखिए, अभी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं रफाल के इंडक्शन में फ्लोरेंस पार्ली वहां पर थी, और अब एनएसए अजीत डोवल के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई। रफाल का आज ऑफिशियली फॉर्मली इंडक्शन हुआ, और साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के कई पार्टनर्स हैं। हिंदुस्तान अब एक पार्टनर पर डिपेंड नहीं करता है। हिंदुस्तान जापान के बीच में सैन्य सहयोग पर करार हुआ है, जिसकी अहमियत अभी मेरे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल आपको समझा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच की जो केमिस्ट्री है, दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं, और उस केमिस्ट्री के साथ भी आप इस डील को जोड़कर देख सकते हैं। देखिए, अभी तो जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये फ्रांस के रक्षा मंत्री और भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल की तस्वीर है, और उससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई जब रफाल का इंडक्शन हुआ, तो वहां पर भी फ्रांस की जो रक्षा मंत्री है वो मौजूद थी। और साथ ही हम आपको ये बता रहे हैं कि भारत कई देशों के साथ रक्षा के क्षेत्र में लगातार सहयोग को बढ़ा रहा है, और फ्रांस भी इस बात को मेंटेन करता है कि हिंदुस्तान उसका एक बहुत बड़ा पार्टनर है, और भविष्य में भी इस तरह का सहयोग आगे बढ़ाने में उसकी पूरी दिलचस्पी है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.